जय महेश, जय महेश। कोलकाता माहेश्वरी सभा के सभी गणमान्य व्यक्ति, हावड़ा माहेश्वरी जिला सभा के सभी गणमान्य व्यक्ति, श्री जाजू जी, श्री भट्टर जी, सीमा जी, हमारे लाहौटी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं कोलकाता राज्य प्रादेशिक सभा और हावड़ा सभा का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया और आप सबों को और हमें आमंत्रित किया जिससे कि हम मिल पाए। मुझे बहुत खुशी है और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा ने ये निर्णय किया है कि हमारे समाज से अधिक ऑफिसर्स सिविल सर्विसेज में आएँ और जो हमारी ये कोर कमेटी है उसको ये दायित्व दिया है कि हम जगह जगह जाकर बच्चों से मिलें, उनको बताएं, उनको प्रोत्साहित करें। और जैसे अभी आपने देखा हरिओम जी ने, प्राची ने और के और हमारे, उन्होंने जिस तरह से आपको बताया है, आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे और इन लोगों ने बहुत काम आसान कर दिया है। पर जो पॉइंट्स इनसे नहीं रहे हैं मैं उनको आपके सामने रखना चाहूँगा जिससे कि आपको पता लगे कि सिविल सर्विसेज क्या हैं, इसमें क्यों आना चाहिए और आप कैसे आ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे माहेश्वरी समाज में टैलेंट की कमी नहीं है। द ओनली थिंग यू रिक्वायर इज़ द ट्रिगर दैट यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विसेज एंड इफ़ यू गेट दैट ट्रिगर। और हरिओम जी को सुनने के बाद में वो ट्रिगर आ गया होगा। ये हमारे जो मनोज शर्मा जी हैं 12th फेल के, तो उनको सुन के और सभी को सुन के आपको लगा होगा। तो मैं आपके सामने जो है ये बताना चाहूँगा कि ये सर्विसेज हैं क्या। अभी प्राची के बारे में आपने देखा कि शी जॉइंड इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। हमारे हरिओम जी जो हैं वो CISF में हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं UPSC जो कंडक्ट करता है, बहुत सारी सिविल सर्विसेज को वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हैं, कंबाइंड डिफेंस है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। बहुत सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी UPSC के माध्यम से होती है जिससे टॉप सिविल सर्वेंट बनते हैं। बट आज जो ये चर्चा है वो नंबर 1 जो हमारा है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिससे कि इंडिया के जो टॉप सिविल सर्विसेज हैं उनका गेटवे है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, DM बनना है, आपको SP बनना है, आपको कमिश्नर इनकम टैक्स बनना है, कमिश्नर कस्टम बनना है, रेलवे में टॉप आदमी बनना है, या आपको इंडियन फॉरेन सर्विस जाके एम्बेसडर बनना है, तो उसकी केवल एक ही गेटवे है, वो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। और आज की जो चर्चा है वो उसी के ऊपर है। तो ये जो UPSC सिविल सर्विसेज हैं, इनमें एक साथ एक ही एग्ज़ाम से आप इन सभी सर्विसेज में आ सकते हैं, चाहे वो IAS है, चाहे वो इंडियन फॉरेन सर्विस है, IPS है, इनकम टैक्स है, कस्टम है, ऑडिट एंड अकाउंट्स है और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है। सभी का रास्ता केवल एक है। देखिए इतनी सारी सर्विसेज और एक एग्ज़ाम, तो एक एग्ज़ाम के माध्यम से यू कैन रीच टू दीज सर्विसेज। और आज हम जो सब लोग आपके पास आए हैं उसका पर्पज़ है इसके बारे में आपको अवेयरनेस करना और आपको तैयार करना। जो सर्विसेज में क्यों ऑप्ट करना चाहिए, आई थिंक हरिओम जी के बाद में कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद लोग बहुत उत्साहित होंगे कि कितने प्रिविलेजेस मिलते हैं। मैं उन प्रिविलेजेस में नहीं जाऊंगा। एक्चुअली प्रिविलेजेस तो आपको मिलते ही हैं क्योंकि आप नोबडी से समबडी बन जाते हैं। मैं उसके 1-2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरी जो डॉटर है वो यहीं पे मैरिड है। अनिल जी जो हैं वो अनिल जी लखोड़िया साहब यहाँ बैठे हैं। हमने सोचा कि हम अमृतसर जाएं, गोल्डन टेम्पल और वाघा बॉर्डर आपने सुना होगा, जो अटारी जो बॉर्डर है, तो वहाँ जाना है। तो हमने कहा ठीक है। 2 दिन पहले बनाया तो किसी ने कहा अरे वो VIP पास होगा, ये होगा, तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं थी। एक फ़ोन किया, वो VIP पास आ गया। फिर उसके बाद हमारी जो गाड़ी है, जनरली जो होता है वो आपको पता हो, अगर आप कभी गए हो बॉर्डर, तो 1 किलोमीटर पहले वो रोक लेते हैं क्योंकि बहुत सिक्योरिटी है और उसके बाद पैदल चलते हैं। तो जहाँ पर वो पोस्ट है उसके पास गाड़ी पहुँचती है। ये बहुत नॉर्मल बात है अगर आप समबड़ी बन जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, वो अपने आप हो जाता है, वो प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। मैं उसके अलावा जो प्रिविलेजेस बताता हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तो मुझे लगा कि मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए।
तो I thought that I should do MBA from UK. So I applied and I got through and I did my MBA from University of Birmingham. And who paid for it? Government of India. And I was also getting the monthly salary. So which other place will provide you these facilities where you can upgrade yourself, you can do this? So these are the privileges. I am not going to this. Privileges जो हरिओम जी ने बताई है वो बहुत हैं, उसकी कोई बात नहीं है। मैं क्योंकि यहाँ कोलकाता में हूँ तो एक बात बताना चाहूँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था सोलन, तो सोलन में जब मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था तो एक दिन मेरा पीए आया और उसने कहा आपसे श्री सुरेश नेवेतिया जी मिलना चाहते हैं। मैं सुरेश नेवेतिया जी को उस समय नहीं जानता था, आप लोग तो उनको जानते हैं। तो मैंने कहा कौन? उन्होंने कहा साहब चेयरमैन गुजरात अंबुजा सीमेंट, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा अरे इतने बड़े आदमी मेरे से, तो मैंने कहा आप अपॉइंटमेंट दे दीजिए। वो नेक्स्ट डे आए मेरे पास मिलने के लिए। मैं उनकी पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित हुआ। और वो क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि वो एक सीमेंट प्लांट सोलन में लगाना चाहते थे, उसके बारे में मेरे से चर्चा करना चाहते थे। तो मुझे उस समय एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर केवल 20,000 रुपये मिलते थे। 93 की बात बता रहा हूँ। और वो कितने बड़े आदमी थे आपको पता है। तो जो हरिओम जी बता रहे थे, पैसे से भी आगे कुछ चीज़ें हैं जो प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं, और वो ज़िंदगी भर हम बहुत अभिन्न रहे। आज वो इस संसार में नहीं है, पर उन्होंने जो क्रिएशंस की हैं पूरे कंट्री के लिए वो आप सब जानते हैं। तो इसके बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि यू कैन मेक ए डिफरेंस फॉर द पीपल। अगर आप इस सर्विस में हैं, यू कैन मेक ए डिफरेंस फॉर द पीपल इन एनी वे वेर एवर यू आर। उसका मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बिकॉज आई जॉइंट द हिमाचल काडर। एंड मारवाड़ी और माहेश्वरी होने से जनरली होता है कि आपको अपने आप ही टैक्सेशन सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी का जॉब मिल जाता है। मुझे 8 साल तक फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रहने का मौका मिला। 3 चीफ मिनिस्टर आए और गए, पर मैं फाइनेंस सेक्रेटरी कंटिन्यू किया। आप 60,000 करोड़ का बजट आप डिसाइड करते हैं कि क्या प्रायोरिटी होगी, किस तरह से डिसाइड करेंगे, और आपको ये निर्णय करना होता है कि उसको किस तरह से यूज़ करना है और क्या स्कीम्स बनानी चाहिए। मैं 1-2 स्कीम्स के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी वाइफ जो हैं वो डिसेबिलिटी के लिए काम करती हैं, तो उन्होंने कहा कि जो डिसेबल्ड हैं उनको पेंशन नहीं मिलती है। फिर वही आ जाता है कि बीपीएल में होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैंने कहा क्या इसका तरीका है कि जो बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड हैं उनका कुछ तरीका होना चाहिए। देन वी डिसाइडेड कि एक आप डिसेबिलिटी की कैटेगरी जानते होंगे, 40% डिसेबल्ड होते हैं। तो ये बहुत क्या है कि किसी की अगर कुछ छोटा सा भी है तो वो भी उस कैटेगरी में आ जाता है, दे मे नॉट बी दैट डिसेबल्ड। तो उन्होंने कहा आप 70% जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए कुछ करिए। सो उस बजट में हमने डिसाइड किया कि 70% जो डिसेबल्ड हैं उनको बिना इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट या कोई भी इनकम क्राइटेरिया के बिना पेंशन मिलेगी। और वो अगर गवर्नमेंट की जो बस होती है, पब्लिक सेक्टर की बस में जाते हैं तो अटेंडेंट के साथ उनको फ्री मूवमेंट किया जाएगा। तो वो स्कीम हमने उसमें डाली क्योंकि हमें लगा कि इस तरह से आप डिसेबल्ड को मदद कर सकते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा कि समाज में महिलाओं का स्तर उतना अच्छा नहीं है, गरीब होती हैं, और जो गरीब होती हैं वो डिप्राइव्ड होती है। उनको अगर कभी हस्बैंड या परिवार से होता है तो उनको बहुत दुख देने पड़ते हैं, उनको अलग भी कर देते हैं। तो एक बात आई कि अगर उनके नाम से मकान हो तो वो एम्पावर्ड हो सकती है। तो एम्पावर्ड होने के लिए आप जैसे जानते हैं कि हमने कहा अच्छा इसमें क्या करना चाहिए। आप जैसे जानते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, तो उस समय 8% स्टैम्प ड्यूटी थी। उस समय हमने डिसाइड किया कि अगर महिला के नाम से रजिस्ट्री होगी तो आधी हो जाएगी, 4%। अब वो 6 से 3% हो गई। ये करते ही सारे मकानों की रजिस्ट्रियाँ, नए मकानों की और लैंड की महिलाओं के नाम से होने लग गई। और आज हिमाचल में सबसे अधिक अगर मकान किसी के नाम है तो वो महिलाओं के लिए है। एक छोटे से चेंज से आप कितना एम्पावर कर सकते हैं, इस बात को आप देखिए कि कितना फ़र्क पड़ता है। यही बात मैं और कहना चाहूँगा। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने आयुष्मान भारत स्कीम शुरू की, जिसका कि फ़ायदा जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे में जो आए हैं उनको मिलता है और बाकी लोगों को नहीं मिलता। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो उस लिस्ट में नहीं हैं
और अगर इनकम क्राइटेरिया से ऊपर भी हैं तो उनको भी कवर करना चाहिए. आई टॉक विद द चीफ मिनिस्टर. आई टोल्ड दैट वी कैन हैव ए स्मॉल प्रीमियम. सो वी डिसाइडेड ए प्रीमियम ऑफ 500 rupees and we made the scheme universal. Now Himachal was the first state where the Ayushman Bharat scheme was made universal for all the families. Then they can avail the benefit of insurance of 5 lakh rupees, and now many other states have adopted this. So you can make a difference in the various sectors. आप ग्रास रूट पे काम करते हैं, आप स्कीम्स देखते हैं और उनको चेंजेस में आप कर सकते हैं. बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं उसके अगर जाऊंगा तो जैसे हरिओम जी ने बताया है और उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, वी कैन मेक ए डिफरेंस. बट द मेन पॉइंट इज यू हैव टू डिसाइड कि आपको किधर जाना है. होता क्या है कि हम बिजनेस कम्युनिटी से हैं, तो हम बिजनेस के जो प्रोफेशन होते हैं सीए, उनमें हम जाने की कोशिश करते हैं. कलकत्ता से कितने सीए होंगे? मेरे हिसाब से अनलिमिटेड होंगे जो माहेश्वरी समाज में होंगे. ऑल इंडिया में सब जगह सीए होंगे, पर कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कोलकाता से? माहेश्वरी समाज से कितने? राकेश राठी हैं, वो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में आईपीएस में है. तो है नहीं. तो क्या टैलेंट की कमी है आप लोगों में? कोई टैलेंट की कमी नहीं है, केवल है कि आपका उस तरफ इंक्लिनेशन नहीं है. तो जैसे मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट था, माहेश्वरी होते हैं, तो हमारे ज़्यादातर बच्चे बैंक प्रोबेशनरी की तैयारी कर रहे थे, जैसे हरिओम जी कर रहे थे. कुछ लोग जो हैं वो सीए की तैयारी कर रहे थे. पर कुछ हमने सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए, हमने सिविल सर्विस की तैयारी की. तो जो बच्चों ने सिविल सर्विस की तैयारी की वो सिविल सर्विस की तरफ चले गए, जिन बच्चों ने बैंक की तैयारी की वो बैंक में चले गए. तो रास्ता आपको चुनना है कि आप किधर जाना चाहते हैं. अगर आप, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छा कहा है कि द टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस. यू हैव टू डिसाइड विच रूट यू टेक. अगर आप नॉर्मल रूट लेंगे तो आपको होगा. जैसे जब मैं चीफ सेक्रेटरी बना, मैं हिमाचल में बना, और अजमेर जो राजस्थान का अखबार है उसमें ये आया कि अजमेर के श्रीकांत बाल्दी चीफ सेक्रेटरी बने. कितनी हमें खुशी होती है कि हमें उसका मिलता है. अब मैं एक फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगा. ये फ़ोटो आप ज़्यादातर लोगों को जानते होंगे. हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं. हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट थी हिमाचल में, मैं उस समय मुख्य सचिव था. जो ब्लैक सूट में हैं वो हमारे उस समय चीफ मिनिस्टर थे श्री जयराम ठाकुर जी. उनके पीछे जो हैं बंगारू दत्तात्रेय, वो उस समय गवर्नर थे हिमाचल के, आज गवर्नर हरियाणा हैं. और मेरे उधर जो सूट में हैं वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे. और प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करने का मौका किसको मिल रहा है? तो ये पावर है अगर आप नोबडी से समबडी बनते हैं, और इससे आपको मिलता है. ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे तो मुझे पीएम ऑफिस से पीएस का फ़ोन आया दिवाली से एक दिन बाद कि पीएम साहब आपको और इंडस्ट्री सेक्रेटरी को बुला रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि हिमाचल गवर्नमेंट इन्वेस्टर मीट में क्या कर रही है. तो मैंने कहा ठीक है. तो कब बुलाया कि उन्होंने कहा कि आप परसों पहुंच जाइए, कल पहुंच के परसों मिल लीजिए पीएम रेजिडेंस पे. तो बात ख़त्म होते ही मैंने सीएम साहब को फ़ोन किया कि सर आई गॉट ए कॉल फ्रॉम द पीएस टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि मुझे बुलाया है. तो उनका पहला प्रश्न था क्या मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि वो बीजेपी गवर्नमेंट. मैंने कहा सर मुझे तो ये कहा गया है कि मुझे और इंडस्ट्री सेक्रेटरी को जाना है. तो हम नेक्स्ट डे वहाँ पहुँचे और पीएम रेजिडेंस में जैसे आप जानते हैं अंदर गए, और जो पीएम का ऑफिस है उसमें मैं और हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी और वहाँ उनके जो एडिशनल सेक्रेटरी थे वो 3 लोग थे और पीएम बैठे थे. उन्होंने हमारी ब्रीफिंग शुरू की. हमें 10 मिनट का समय दिया था, और जब चर्चा हुई तो 1 to 1 45 मिनट्स तक हमारी चर्चा हुई. क्या आप सोच सकते हैं क्या प्रिविलेज की बात करते हैं? 45 मिनट प्राइम मिनिस्टर के साथ आप 1 to 1 चर्चा कर सकें. ये कौन सी सर्विस में मिल सकता है? ये कहाँ मिल सकता है? आप कॉमन जगह पंडाल में या उसमें मिल सकते हैं. ये मौके और अपॉर्चुनिटीज़ तब मिलती है अगर आप उस जगह तक पहुंचते हैं, पर उस जगह तक पहुंचना आसान नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. अब जो प्राची ने बताया, मैं उसका थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये सिविल सर्विसेज हैं क्या. देर आर 3 stages if you want to prepare for this. You may be aware, but if you are not aware, one has to appear for the prelims exam, then mains exam, and then finally the interview. So these are the 3 stages. And what is the exam pattern?
around 5 lakh appears every year in the preliminary exam. इसकी जो for 2025 the notification is going to happen on 21st of January and form can be filled up to 11th of February. And the exam for preliminary this year is on 25th May. This is already finalized. So 25th May 2025 is the exam for this. This is the annual calendar. Then we have the main exam. The main exam, around only 14,000 are selected. So prelims is the most difficult level because most of the screening is done at that level. And then is the interview, and around 3,000 are selected. I would be very happy to announce here कि इस बार जो मिशन आईएएस की मेहनत से करीबन 10 बच्चे हमारे माहेश्वरी समाज के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं और उनकी तैयारी चल रही है और वो जल्दी ही हमारे टॉप सिविल सर्विस में आएंगे, क्योंकि ये लास्ट लेडर है और इसमें मोर देन 1/3 जो सेलेक्ट होते हैं। और लास्ट ईयर 1054 सिविल सर्वेंट बने, करीबन 2025 में भी यही नंबर रहेगा। तो ये एक एग्ज़ाम पैटर्न है जिसके माध्यम से सिविल सर्विसेज का गेटवे बनता है। जो एलिजिबिलिटी है एनी डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। So once you have graduated, you are eligible to appear for this exam. The age is between 21 to 32. You have to be maximum 32 years of age by 1st August 2025, and maximum attempts you can make is 6. पर हम मानते हैं कि सिविल सर्वेंट जो हमारे माहेश्वरी समाज से आते हैं उनको 2 अटेम्प्ट में ही ये पास कर लेना चाहिए। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो हो जाए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जैसे प्राची ने बताया, there are 2 exams, 2 papers. One is called GS paper, the second is CSAT paper, that is also GS, and that is a screening paper, qualifying paper, but very important screening because very less are selected. So मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, प्राची has already covered this. And the main exams जो है that decide your seniority and merit. There you have a essay paper with 250 marks. Then you have general studies paper 2, which have 4 papers, 250 marks. You have to choose one optional paper based on your academic background or your interest, and these have two papers. So these together becomes 1,750 marks for the main qualifying. So that is the base you are selected for this, and once you clear the main exam, you are selected for the then you are selected for the interview, and interview has 275 marks. So total marks for merit is 2,025, and that determines your qualifying. I will not cover these general studies. This is the syllabus. Every one of you can go through the UPSC notification. Then very important is how do you choose your optional. अगर आप में से जो सिविल सर्विस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इसमें because it has 500 marks, very important marks to play. So generally you should take the paper if you are CA, commerce, if you have already done law, then law. But the problem comes with the student who are doing engineering or are in engineering or a doctor. They generally go for social sciences. They can choose any paper like political science, geography, economics, or whatever is of their interest. And all these papers also help them in preparation of the general studies. So there also, this is important, ki how do you select this? And then finally, as I mentioned, is the PT or interview test. And as I mentioned, 10 have qualified, and we are very hopeful ki 4 will become the top civil servant again in 2024-25. So personality test, again, it is based on various parameters. How do you get good marks? Hari Om ji told 195. 195 is one of the top marks one could get. Actually, the average mark one get is around 150, 160. So you can see his communication skill, how he presented. So that made all the difference, and that makes difference in your merit. Now, because other topics have covered, तो मैं इस पे आऊँगा कि अगर आपको इस एग्ज़ाम में पास होना है, तो what are the success mantras? I have a lot of interaction with the young officers, with other persons who have qualified, and I have picked up few traits which are very, very important to be successful in this exam. So some are your mental aptitude, and others are the skill and knowledge. I will like to cover that part कि क्या mental aptitude है आपका जो आपको इस परीक्षा में सफलता दिलवाता है.
आप इस फोटो को जानते ही हैं, ही इज़ नीरज चोपड़ा. So he got Olympic medal, gold medal for India and then silver medal. So Neeraj was from पानीपत. पानीपत से थे, वहाँ पर जावलिन की कोई व्यवस्था नहीं थी और at the age of 11 or 12 he was 82 kg. He was obese, मोटे थे. जब उन्होंने जावलिन की सोचा, क्योंकि वहाँ पे गए तो सब लोगों ने मजाक उड़ाया, but he saw one of the person who was able to throw very well and he also threw the javelin throw very well. Then he decided that he has to go ahead in this. So with hard work and lot of labor, he could reach. So he had that mental ability and aptitude to reach to that level. So the first mental aptitude you should have is the goal. आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य अगर बैंक का क्लर्क बनना है तो आपका लक्ष्य वो रहेगा. आपका लक्ष्य अगर बिजनेस का है तो आप बिजनेस में जाएंगे. अगर आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज का है तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे. आप जैसे ये फेमस फोटो आपको पता ही है कि जब अर्जुन से पूछा गया द्रोणाचार्य से कि आप क्या देखते हैं, तो पहले किसी ने कहा कि मैं बर्ड देखता हूँ, एक पेड़ पे मैं बर्ड को देखता हूँ. उन्होंने कहा मुझे सिर्फ बर्ड की आँख दिख रही है. तो अगर आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज है तो आप उसको अचीव कर सकते हैं. मेरे साथ जैसे मैंने कहा, मेरी क्लास में जनरली कॉमर्स से ज़्यादातर बच्चे सीए बने क्योंकि उनका गोल वाज सीए. बट फ्यू ऑफ अस, दैट वाज द ओनली क्लास which started preparing for the civil services, and in my own class from Ajmer, 5 of us were selected in the top civil service of the country because we all started preparing for the civil services. So this is what you decide and determine कि आपको क्या करना है. ये जो फोटो है अभी आपको दिखाई जा रही थी, ये मोनिका मोहता हैं हमारे माहेश्वरी से. शी वाज एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड. So she reached to that level because she got into the Indian Foreign Service. ये जो फोटो है, मेरे साथ मिस्टर मोदी हैं, आजकल डीजी राज्यसभा हैं. ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थे और चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस थे. तो हमारे माहेश्वरी समाज के लोग भी ऊपर तक पहुँचे क्योंकि इन्होंने ये गोल बनाया कि हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं. आपका लक्ष्य जो है वो इम्पॉर्टेंट है. यू हैव टू डिसाइड कि आपका गोल क्या है. गोल के बारे में एक बार मैं सुन रहा था, अगर आपने अकबर इलाहाबादी को सुना हो, अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट है वहाँ पर क्लर्की करते थे. तो जब वो रिटायर हो गए तो उनसे, क्योंकि वो शेर व शायरी लिखते थे, तो किसी उनके दोस्त ने पूछा कि आपने जो अपनी नौकरी की है उसमें क्या अचीव किया. तो उन्होंने 2 लाइन में अपनी शेर व शायरी में जो बात कही वो मैं आपको बताना चाहूँगा. तो उन्होंने, अकबर इलाहाबादी ने जवाब दिया, क्या कहें अहबाब, अहबाब मीन्स फ्रेंड, क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, कि हमने ज़िंदगी में क्या अचीव कर लिया. तो क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया, नौकरी की, पेंशन पाई और चल बसे. तो उन्होंने ये कहा कि रूटीन लाइफ क्या है कि आप एक रूटीन को लेते हैं, आप बिजनेस करें, आप कोई भी जॉब करें, आप रूटीन में चले रहते हैं. तो अगर आपका गोल वो है तो आप वहाँ अचीव करेंगे. बट इफ़ यू वांट टू मेक ए डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल, देन यू हैव टू थिंक समथिंग स्पेशल, एंड द गेटवे इज द सिविल सर्विसेज. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन इफ़ यू हैव ए गोल, इट शुड बी लिटिल हायर. जैसे हरिओम जी बोल रहे थे कि उनको, हमें अपने आप पे सेल्फ डाउट होता है कि हम वहाँ तक होते हैं या नहीं होते हैं. गोल जो अचीव करने के लिए होता है, यू हैव टू हैव लिटिल हायर गोल. आप अगर गोल छोटा रखेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे. अगर आप गोल हायर रखेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे. सपोज आप यहाँ से सोचते हैं कि आप हावड़ा ब्रिज से आपकी जो सॉल्ट लेक सिटी तक है साइकिलिंग पे आप जाना चाहते हैं, तो क्या होगा? यू कैन रीच अप टू द सॉल्ट लेक सिटी और यू मे बी टायर्ड इन बिटवीन, बट यू कैन नेवर क्रॉस द सॉल्ट लेक सिटी. बट इफ़ यू हैव ए हायर गोल, यू कैन रीच टू दैट लेवल. तो आपको लंबा और हायर गोल रखना चाहिए, आपको छोटा गोल नहीं रखना चाहिए. हायर गोल पे नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, देयर इज़ नो थ्रिल इन लाइफ सेटलिंग फॉर लेस देन योर पोटेंशियल. इफ़ यू सेटल फॉर समथिंग लोअर, you don't feel inspired, you don't feel perceived.
हायर गोल रखिए, सिविल सर्विस का गोल बनाइए। ये छोटे गोल जो हैं वो ज़िंदगी में रहेंगे तो आप वहीं तक पहुंच पाएंगे। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनर मोटिवेशन। आपने देखा श्वेता जी ने और के जी ने हमारे यहाँ क्या मोटिवेट किया है, किस तरह से इसको माहौल को तैयार किया है। आपके मन में मोटिवेशन होना चाहिए, इनसाइड मोटिवेशन होना चाहिए, यू वांट टू अचीव दैट गोल। अगर आप उसको कोशिश करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आपका इनर मोटिवेशन रहता है, मोटिवेशन कैसे रहता है, जैसे श्वेता बता रही थी कि शाम है, अगर ये है गम वाली शाम है पर शाम है। इसी तरह से मैं जब पढ़ाई कर रहा था, आई हैड ए पोस्टर ऑन माई टेबल, उस पर 3 बर्ड्स बने हुए थे और उस पर कोट लिखा हुआ था, दे थिंक बिकॉज दे कैन बिकॉज दे थिंक दे कैन। ये बर्ड्स उड़ सकते हैं बिकॉज वो सोचते हैं कि वो उड़ सकते हैं। मैं उस पोस्टर को देखता था तो बहुत मोटिवेट होता था कि हाँ ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। तो आपका कोई भी इनर मोटिवेशन हो, उस तक आप अचीव होने के लिए आपको सस्टेन होना ज़रूरी है। और इनर मोटिवेशन के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि बैलून्स बेचने वाले बहुत आते हैं और छोटे बच्चे जाके बैलून्स खरीदते हैं। तो एक बच्चा आया, उसने बैलून ख़रीदा और बैलून में क्योंकि हेलोजन था, वो पिंक कलर का बैलून था, वो ऊपर उड़ गया। थोड़ी देर में आया, उसने कहा अंकल मुझे ब्लू वाला बैलून दीजिए। तो ब्लू वाला बैलून लिया और वो भी ऊपर उड़ गया। फिर वो तीसरी बार आया, अंकल ये ब्लैक बैलून मुझे चाहिए, ये भी उड़ेगा? तो जो बैलून सेलर ने कहा, बेटे ये कलर इसका जो है वो क्या है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अंदर क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सभी में हेलोजन है तो इसलिए उड़ते हैं। तो आपके अंदर क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी कास्ट क्रीड के हैं, यंग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं और किसी भी क्लास में हैं, आपके मन में ये होना चाहिए। और जो हम लोग इधर आए हैं हम भी वैसे ही थे, हमारे में भी कोई बड़ी बात नहीं थी। शुरू में हमें सेल्फ डाउट होता था कि हम कहाँ पहुँच गए। मैं भी गाँव में पढ़ा और उसके बाद अजमेर आया। मैंने पहली बार जब सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया तो मेरा सिलेक्शन आईपीएस में हुआ और आईपीएस में होके मैं हैदराबाद पहुंच गया। वहाँ जब पहुंच के मैंने बाकी को देखा तो मुझे लगा यार ये तो सब मेरी जैसे हैं, मेरे से भी नीचे ही हो सकते हैं ज़्यादातर लोग। तो आपको जब आप देखते हैं और इंटरेक्ट करते हैं तो आपको लगता है आपका इनर मोटिवेशन होना चाहिए दैट यू वांट टू बी इन द टॉप सिविल सर्विसेज, ओनली देन यू विल बी एबल टू सस्टेन दिस। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो होना चाहिए, परसिवरेंस, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड। आप जैसे जानते हैं कि नाउ there are many attempts. Actually, when we used to appear in the civil services, there were only 3 attempts. So 3 attempts, so most of the people used to qualify in first or maximum in second. But what has happened now, many attempts have been increased, so people are appearing again and again. So it's a long journey. You have to prepare yourself that it could be a long drawn hard work. और जो परसिवरेंस है, जो हार्ड वर्क है, वो आपको मेहनत करना पड़ेगा कि आपको अधिक करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आप आगे जा सकते हैं। केवल जो है आप सोचें कि आप टॉप सिविल सर्विस होके ये प्रिविलेजेस जो गांधी जी ने बताए वो मिल जाएंगे, तो वो नहीं मिलेंगे। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है, केवल सोचने से कहाँ मिलते हैं, केवल सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, केवल सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो अगर आपका गोल है सिविल सर्विसेज के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब मैं पढ़ता था व्हेन आई यूज्ड टू, तो एक मेरे दिमाग में बात आती थी कि ओ आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर 3 years. सो 3 years ऑफ हार्ड वर्क एंड लाइफ रिमेनिंग 40 years ऑफ डिग्निफाइड लाइफ एंड 3 years ऑफ मस्ती एंड देन फुल लाइफ ऑफ ड्रजरी और ऑर्डिनरी लाइफ। द चॉइस इज यूअर्स। आप कुछ साल मेहनत करें और उसके बाद पूरी डिग्निफाइड लाइफ लें, क्योंकि इसमें एक बार मेहनत के बाद आपकी लैडर आगे अपने आप निकलती है। या दूसरी चॉइस है कि अभी आप मस्ती करें, एंजॉय करें और उसके बाद लाइफ जो है स्ट्रगल की करें। चॉइस इज यूअर्स बिकॉज इट इज़ योर लाइफ। यू हैव टू डिसाइड कि आपको इसमें किस में जाना है। हार्ड वर्क का ये जो लड़की हैं, ये लेडी हैं, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं। इनका नाम क्या है? बचेंद्री पाल है, पर वो नहीं है, मतलब उस नाम उसके आसपास है। हाँ बिल्कुल, अरुणिमा सिन्हा। ये अरुणिमा सिन्हा हैं। इनके साथ क्या हुआ कि ये किसी इंटरव्यू के लिए यूपी में रहती थी, ये दिल्ली आ रही थी ट्रेन से, तो वहाँ पर
कुछ जो हुलीगन्स थे उनकी फाइट हो गई और हुलीगन्स ने इनको ट्रेन से बाहर धकेल दिया, और जो बाहर धकेला तो इनके पाँव जो हैं, लेग्स, वो उसके ट्रेन की रेल्स पे आ गई और नेक्स्ट ट्रेन ने उनके दोनों पाँव को क्रश कर दिया। शी बिकेम ए फीमेल एम्प्यूटी। उसके बाद भी इन्होंने हार्डवर्क और मेहनत को नहीं, उसको हौसले को नहीं उन्होंने किया, और वो बचेंद्री पाल से मिली और उन्होंने कहा मैं माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहती हूँ। तो बचेंद्री पाल ने उसका हौसला देख के कहा कि अच्छा, तुम मेहनत करोगी तो तुम ये कर सकती हो। और ये अरुणिमा सिन्हा 2014 में पहली फीमेल एम्प्यूटी बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पहुंची 2014 में। शी रीच टू द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। उसके बाद ये रुकी नहीं, उन्होंने कहा वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, आई वांट टू रीच टू द ऑल द पीक्स ऑफ द ऑल 7 कॉन्टिनेंट। और ये पहली फीमेल एम्प्यूटी बनी जिसने 7 कॉन्टिनेंट्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उनको भी मार्च किया और पहुंची और उनको अचीव किया। तो ये है मेहनत का, आप अगर करते हैं तो मेहनत से आप आगे बढ़ सकते हैं। सपने वही सच होते हैं जिन सपनों में जान होती है, सपने वही सच होते हैं जिन सपनों में जान होता है। केवल परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले अगर आपके इस तरह के हैं तो आप अचीव कर सकते हैं। हम जो फिजिकली ठीक होते हैं, हम नहीं सोच सकते कि हम माउंट एवरेस्ट तो दूर है, हम थोड़ा सा जाने में थक जाते हैं, और अगर किसी के पाँव भी नहीं है तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है। देखिए, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ जो हमारी है, हम वही रास्ता लेते हैं जो कि हमें सीधा और स्ट्रेट मिलता है। हमें लगता है कि सीए कर लिया जाए, इंजीनियरिंग कर ली जाए, जो सब कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि सीए और इंजीनियरिंग जरूर करनी चाहिए, बिकॉज फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री इज़ रिक्वायर्ड। आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो फर्स्ट यू मस्ट गेट ए प्रोफेशनल डिग्री, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप where you get a security and you get your position. And I would like to tell that most of the civil servant who joins today, 3/4 have the professional degree. तो आपको प्रोफेशनल डिग्री लेनी चाहिए, पर उसके आगे आप फिर ये लगता है कि सीए के बाद उसकी प्रैक्टिस कर लें, जॉब कर लें या वो कर लें, उसके बदले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू रियली वर्क कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ आगे सोचें। माहेश्वरी समाज राजस्थान से निकला और आज सिरमौर है बिजनेस में, कलकत्ता आया, हैदराबाद गया, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से निकले। और कंफर्ट जोन से निकल के हमारे जो पूर्वज थे, अगर आपके अपने परिवारों को देखें तो उन्होंने यहाँ आके क्या सिचुएशन में आए और आज कहाँ पहुँचे, क्योंकि वो उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकल के मेहनत की और उसमें निकले। और उस कंफर्ट जोन से अगर आप निकलते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू मस्ट हैव ए सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ़ यू डो नॉट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, you will feel that you cannot achieve this. If you feel that you can achieve it, you can achieve it. If you feel that you can't achieve, you will not be able to achieve. आपका जो मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जरूरी है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बिना आपका नहीं आएगा। देन यू मस्ट हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। इट्स ए लॉन्ग रेस, you must keep a positive feeling. You should not see that this is half empty glass. It is a glass which is still half full. और अगर आप मेहनत करते हैं तो आप रिवार्ड मिलेगा, और रिवार्ड जो है वो बहुत बड़ा है मेहनत के कंपैरिजन में। आपको एक बार 2 या 3 साल की मेहनत करनी है, एंड दिस रिवार्ड इज़ फुल ऑफ डिग्निफाइड लाइफ थ्रू आउट द लाइफ। यू कैन रीच टू ऑल द लेवल्स वेर एवर यू रीच। फेसिंग फेलियर एज जैसे इन्होंने बताया, आपने अब्दुल कलाम जी की वो देखी कि उनको पायलट का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसी तरह से जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे ये वहाँ तक पहुँचे, उससे बहुत फेलियर हुई। द फेलियर्स आर ओनली ए स्टेप टू गेट सक्सेसफुल। अगर आप मेहनत करते हैं कि नहीं, आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। फेलियर, एवरीबडी गेट्स द फेलियर, बट ओनली पीपल हु कैन सस्टेन दैट हार्ड वर्क, सस्टेन दैट inner motivation finally achieves this. So it is very, very important. Now, this was if you have to have these mental aptitude. If you don't have these mental aptitude, you have to cultivate them. अगर आप में ये mental aptitude हैं तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें और उसके लिए आगे बढ़ें. Now, how to prepare for the exam? I have already mentioned you what is the pattern. Now, for preparing for an exam, there are certain skills, practice, certain points which you need to follow regularly.
what is the difference? आपने देखा कि the selection ratio is only 0.2, but in Maheshwaris it is 4 to 6%, because we are not only talented, we also follow certain principles. That's why we have been successful. Whether it is business, whether it is anywhere, you have to follow certain principles, and there are certain principles to get better marks in the exams. Whatever exam it may be, it is also the civil services. And what are these better marks is? First, you should know your exam. If you are going to play a game, you should know the rules. Otherwise, you will not be successful in that game. So you should know your exam. And if you want to appear in the civil services exam, I will tell my boys and girls, go and check the UPSC syllabus, that what is the syllabus of the papers, and then second is the previous year question papers. तो जो भी successful हुआ है, they keep two things with them close to the table: the syllabus of general studies, syllabus of the optional, and also the 5 years or 10 years previous year question papers, because that give you what is the demand of the exam. अगर आप उस demand के अनुसार काम नहीं करेंगे, then you will not be able to know what is required. आप पढ़ कुछ और रहे हैं, I know my first, because जैसे हरिओम जी ने कहा, there used to be 2 optional earlier. तो पहले मेरा कॉमर्स और लॉ ऑप्शनल था. लॉ ऑप्शनल में मैंने तो LLB की पढ़ाई में अजमेर कर रहा था, वहाँ की किताबें थी, और मैं जब उसकी किताब से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा तो मैं तो कहा इस पूरी किताब को पढ़ के मैं एक भी पेपर नहीं कर सकता, एक भी आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि वो पेपर जो थे ऐसे टाइप आंसर्स थे उन किताबों में जो LLB अजमेर में पढ़ाए जाते थे, जबकि वहाँ पर सारे क्वेश्चन केस स्टडीज़ बेस्ड आ रहे थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे. Then I realized that I have to change my books and I have to get the books from Delhi which are case studies based. तो अगर आपको पता है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, then you can tune yourself to prepare for this. This is the first and foremost requirement. Then second is the selection of study material. When we used to prepare, selection of study material was very difficult. Today we have actually the problem of plenty. आपके पास इतने ज़्यादा resources हैं that you have to choose them wisely. And here our role come, जो मिशन IAS है उसका रोल आता है. प्राची और हमारे साथ बहुत सारे यंग ऑफिसर्स जो अभी सेलेक्ट होके आए हैं, हम उनको और आपको मेंटरिंग के लिए लगाते हैं कि व्हाट रिसोर्सेज, व्हाट स्टडी मटेरियल यू शुड प्रिपेयर, यू शुड रीड, बिकॉज plenty of material are there, whether you are preparing from home or you are taking coaching. So right selection of study material is very critical for the success after you have already gone through what is the requirement of the exam. The third and critical most part is planning. If you do not plan, you plan to fail. If you do not plan your studies, what happens is you will keep on reading one book and you will have no time for other subject. So you have to plan for a long term, whether it is 6 months, 1 year, then it narrows down to 3 months, and then has to go for weekly and daily study, that how much, what paper, what syllabus you will cover. Because if you do not plan, you are not going to cover it. You will go astray. You will devote more time on 1 or 2 papers, and you will not devote other time on others. So it's very, very important that you plan it properly. And this is a third significant, salient thing which you need to imbibe if you want to be more successful than others. Then time management. Time management is the key for everything. The only resource you have to pass this exam is to have the time management. If you do not manage your time, you cannot manage yourself. So it is very, I have seen the successful, all the civil servants generally, they follow the rule of 10, 8, and 6, just 6 months before the exam, 10 years of study, 8 years of sleep, and 6 hours of other things. So it is very important to follow this rule and have a consistent, regular study. It is not that one day you are studying for 18 hours and other day you are studying for 3 hours. Because it's the consistent long-term planning and study which is very, very important. अगर वो आप करते हैं तो आप उसमें आगे आते हैं. And the next very important which is forgotten. Actually our education system is this, that we don't have languages after 12th. You know, except that you take the language in the graduation, English or Hindi or any subject, languages are not taught after 12, and languages become weak, and English or Hindi or Bengali or whatever language you want to master, that is very important, because language skill is the way you will finally write the exam.
So if you don't have the language skills, and how do you cultivate the language skill? Keep on reading good books, keep on going into the vocabulary and develop it, because language is very, very important, and that has to be done. The second is the study skills, because you have to read a lot. It is not that you have to read a 1 hour book, it's plenty of books. So how do you read? How do you prepare yourself? The purpose of not reading is not just you are opening the book and just mugging it up. Because reading without reflecting is like eating without chewing. If you do not chew, if you do not understand the thing, and how do you understand? You have to glance the subject or paper that what you are going to read, what answers you will get, and then try to grasp it. So it is all the purpose of reading is to study or understanding and the speed. So speed and understanding are the two critical for studying, and that you have to cultivate, that you have to develop as a skill. Then the most important is writing skill. Finally, the main exam, because these days, the young generations are our iPad generation, our laptop generation, they hardly write. They hardly write. And when you have to write for 6 hours a day, whatever reading you have done, you don't go for that, and finally you are not successful. 6 hours you have to write for the main exam, whether it is GS1. So practice with pen is very, very critical, and that has to be imbibed. So unless you imbibe that practice now, you will not be able to do this. A lot of reading is there, but don't write. And writing is very, very critical, which you need to develop. And then how do you write the answer? जैसे प्राची was telling कि आप कैसे आंसर लिखेंगे जो बेटर होगा. See, 14,000 who have qualified in PLIMS are of the same level. Their intellectual level is same. The difference between one and other is how do you write. They have read the same books. If you see the books of the civil services, you will find more or less the standard books everywhere. Everybody is reading more or less same books. The difference is how do you write. A person can write in a different way, and B is writing in a different way. So the main point, I have checked up many books of the civil services people. Main thing is whether I can, without devoting much time, I can figure out that he has written the right things. So you have to illustrate it properly. You have to make heading and subheading. You have to make paragraph and subparagraph. You have to divide the answer. So there are various techniques to write well. And that, when we do your coaching, mentoring, that part also come. That is also the role of the Mission IAS, then how to write well. And that is taught to you. And that is very, very important skill which needs to be developed. And then the peer group. The peer group is very, very important. If you have few civil servant, Prachi is already in the service. I was just talking with her when we came, and she's appearing again this time. She wants to go further ahead, and she says now she has a very good peer group which is preparing, and that peer group is always very helpful to know on any subject, any knowledge addition, anything. So making a right peer group. If I'm in the civil service, I'm there because we had a peer group in my class which was preparing for it. अगर आपका peer group movies देखने वाला है तो आप movies देखेंगे. अगर आपका peer group study वाला है तो आप study करेंगे. तो it is up to you कि आप कौन सा peer group आप बनाते हैं, और उसके बेस पे ही आप आगे बढ़ेंगे. And then the most important thing, as Prachi also mentioned, you have to maintain your physical and mental well-being. Healthy eating, regular exercise is key, that you have to, because it's a long race, you have to be continuously ready for this. लंबी रेस के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी बराबर तैयारी करें, और उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे. तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए. एग्ज़ाम पैटर्न, everything you can read, but these mental aptitude and skills you have to cultivate. If you cultivate this, you are ready for study and writing the exam. अगर आप इन techniques को follow करते हैं, then what is finally success is, you have to have a vision and goal, you have to plan it out, and then you have to finally do the action. जैसे हमारे ex-president साहब बोल रहे थे कि finally plan and then you have to do action. If you have a combination of this, the goal, then plan, and then the action, the success is bound to come. सफलता आपको मिलेगी. देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर अगर आप ठान लें तो सफलता एक दिन जरूर मिल जाती. तो आपको मेहनत करनी है, आपको कोशिश करनी है
कि आप सफलता के लिए करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी इज़ व्हाट यू डू। फाइनली जो हैं वो आप क्या करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके ड्रीम्स हैं तो विजन, लाइक यू नो, इफ़ यू हैव विजन without action it is like a dream. If you do action without vision it is time pass, because you don't have a vision. So you have to have a vision and action both, and that combination will decide where you reach. आप जानते हैं माइकल एंजेलो वाज ए वेरी वेरी गुड स्कल्पचर पेंटर इन इटली, और उसमें जो था, वन ऑफ द पर्सन आस्क्ड कि आप इतनी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बनाते हैं, ये आप कैसे बनाते हैं, रॉक मार्बल, जो मार्बल ब्लॉक होता है उसमें से कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने कहा कि उस ब्लॉक में वो स्टेचू ऑलरेडी है, मैं तो जो सुपर फ्लाउस है उसको चीजल अवे करता हूँ, मेरा काम तो केवल उसमें है। तो आप जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, टैलेंट आप में है, आप अगर अच्छा बिजनेस चला सकते हैं, अच्छे सीए बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आप आ सकते हैं, तो टैलेंट आप में है। आपको सुपर फ्लाउस को हटाना है, आपको फोकस करना है, सोशल मीडिया से हटना है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से दूर रहना है, और फोकस होके आपको ये काम करना है कि आप ये कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप इस अचीव कर सकते हैं। देखिए, एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है कि सीढ़ियों की तलाश उन्हें है, सीढ़ियों की तलाश उन्हें है जिनको केवल छत तक जाना है। सीढ़ियों की तलाश उन्हें है जिनको केवल छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, आपको रास्ता बनाना है। तो आपके सक्सेस के बीच में केवल आप हैं, और आज कितनी अच्छी बात है कि समाज भी आपके साथ है। जनरली जो बच्चे तैयारी करते हैं वो अपने आप कर रहे हैं, हमारे बच्चे, आप दूसरे देखिए, दे आर मोटिवेटेड, दे आर प्रिपेयरिंग। आज समाज आपके साथ आया है। आपको समाज में हम जो सिविल सर्वेंट हैं आपकी मेंटरिंग करते हैं, आपको रेगुलर गाइड करते हैं। उसके लिए हमारे पास में सारा सिस्टम बना हुआ है। जो बच्चे तैयारी होती है, जो सिविल सर्विस के नेक्स्ट 2 साल में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो हमसे कनेक्ट करते हैं, तो हम उनकी रेगुलर मेंटरिंग करते हैं, जिससे कि आप और अधिक सक्सेसफुल हो जाएं। तो आज समाज आपके साथ है, वो आपको स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार है। हमारे दिल्ली में JCKM करवा हॉस्टल है, अगर आप फिजिकल कोचिंग करना चाहें तो आप वहाँ जा सकते हैं, उसके लिए हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप जाते हैं। तो समाज और आपका जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये हो जाए, तो उसके बारे में मैं लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहूँगा, 4 लाइन, कि कवि ने एक बहुत अच्छा कहा है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, वैसे चलने को चलते हैं लोग एक पांव से भी, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो।